सभी को नमस्कार। हमारे बंधन बैंक के वीडियो में जहाँ पे हमने नेक्स्ट ईयर टारगेट डिफाइन किया था, वहाँ पे हमारे एक और व्यूअर ने ये राजेश एक्सपोर्ट को स्टडी करने के लिए रिक्वेस्ट दी है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि उनका 10% पोर्टफोलियो, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, वो राजेश एक्सपोर्ट में लगा हुआ है। सो डेफिनेटली आज हम इस राजेश एक्सपोर्ट को ही स्टडी करने वाले हैं। अब अगर हम देखें तो राजेश एक्सपोर्ट एज ए शेयर ये ऑलमोस्ट काफ़ी पुराना 2002 से लिस्टेड कंपनी है और 2014 से लेके 15 के टाइम पे इसने अपने एक ट्रेजेक्ट्री को ब्रेक किया था और एक काफ़ी हाई लेवल पे इंक्रीज हुआ था इसका शेयर प्राइस। और अभी ये अपने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लो पे आ रखा है। ये अपने अभी देखा जाए तो इसने पिछले 5 सालों में अपने हाइज, जो कि इसने 946 के अराउंड बनाया था, वहां से ये शेयर ऑलमोस्ट 70% नीचे आ रखा है। सो अब ये समझना पड़ेगा कि ये इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ है शेयर प्राइस में और इस कंपनी के क्या डिटेल्स हैं। अब राजेश एक्सपोर्ट जो है वो गोल्ड इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड कंपनी में से एक है, जहां पे ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिफाइनर ऑफ गोल्ड है। यानी कि जो वर्ल्ड में जितने भी गोल्ड हैं उनको जो रॉ एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइनिंग से निकाल के, और उसके बाद जो बेसिक सा एक गोल्ड का एक बार बनाया जाता है या गोल्ड के बिस्किट्स बनाए जाते हैं, टोटल वर्ल्ड का ये 35% गोल्ड ये रिफाइन करते हैं। वर्ल्ड क्लास इनका स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि इंडिया, बैंगलोर में, कोचिन में, दुबई में इन्होंने 350 टन्स पर एनम की इनके पास कैपेसिटी है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये लो कॉस्ट गोल्ड प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर भी हैं और इनके पास एक अच्छी एडवांस R&D सेटअप है, जहाँ पे डिजाइनिंग सेटअप है, जो कि इंडिया और स्विट्जरलैंड में इन्होंने सेट किया हुआ है, जहाँ पे कस्टमाइज डिजाइन एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग भी की जाती है। ये कंपनी है तो काफी पुरानी, ठीक है, लेकिन ये जो गोल्ड की एक पूरी जो प्रोसेसिंग होती है, ये उन सारे सेगमेंट्स में काम करती है। यानी कि माइनिंग करना, जो कि जमीन से अंडरग्राउंड माइन करके रॉ गोल्ड निकालना, उसके बाद उनको बुलियन करना, यानी कि वो जो गोल्ड के बार्स बनते हैं, मोटे बड़े बार्स, वो बार को डिजाइन करना, फिर उनके बाद होलसेल गोल्ड प्रोडक्ट्स, फिर ये क्या करते हैं, उन बार्स को सेल करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े या ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्नामेंट कंपनियों को, जहाँ पे रॉ गोल्ड सेल करते हैं। फिर ये गोल्ड को रिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद कुछ गोल्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि कन्वर्ट करके ज्वेलरी के फॉर्म में ये इनको प्रोड्यूस करते हैं, और फिर कुछ गोल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड इनके कुछ अपने रिटेल प्रोडक्ट के शॉप्स भी हैं, जहाँ पे ये बाय द नेम ऑफ शुभ ज्वेलर्स, ये इनके 81 शोरूम्स हैं अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे ये गोल्ड को प्रोसेसिंग करते हैं एंड गोल्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो देखो, हमको इससे भी समझना पड़ेगा इनके पेयर ग्रुप से। सो फॉर एन एग्जांपल, टाइटन, जो कि टाटा का गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है, वो इस सेगमेंट में काम करता है, जहां पे वो रिटेल गोल्ड प्रोडक्ट को सेल करता है। जबकि इस कंपनी की अगर हम बात करें राजेश एक्सपोर्ट की, सो ये गोल्ड के माइनिंग से लेकर के, खुदाई से लेकर के, पूरा गोल्ड ऑर्नामेंट बनाना और गोल्ड के बार्स बना करके इंडिया में और आउटसाइड इंडिया इसको सेल करना, ये इनका काम है। अब अगर हम शेयर को स्टडी करें, सो देखिए, राजेश एक्सपोर्ट जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। करेंटली स्टॉक का पी 26 है, बट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ROC 3% है, ROE 2% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओनली 0.12 है। अब अगर मैं ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करूं, तो ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर काफी काफी कम लगता है, ठीक है, बिकॉज किसी भी कंपनी का पूरा बिजनेस और उसका प्रॉफिट उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिपेंड करता है। अब 0.12 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने का मतलब ये है कि जितना कंपनी अपना सेल कर रही है, उतना ही पैसा उसको जनरेट करने में उनको खर्च हो जा रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि ये माइनिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे इनको माइनिंग करने में, उनको प्रोसेस करने में काफ़ी पैसा लगेगा, बट फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका काफ़ी लो दिख रहा है। हम देखते हैं कि इसका हिस्ट्री कैसा रहा है। बट अगर रिजर्व की बात करा जाए तो डेफिनेटली रिजर्व बहुत अच्छा है, 15,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व है और डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। सो यहाँ तक के पैरामीटर काफ़ी ठीक है, बट हमको इनके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा। सो देखिए, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये पहले काफ़ी थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा ही रहा करता था, 3%, 1%, बट अब जाकर के ऑलमोस्ट 0 या 0.12 जैसा कि हम देख रहे हैं वो हो गया है। यानी कि ये काफ़ी ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और आगे जाकर के अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की स्कोप नहीं दिखता है, तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रगल करेगी, नो मैटर वॉट, ये कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। अब अगर हम बात करें तो इसके पीई की, ठीक है, सो पीई अगर हम इसके मैक्स चार्ट पैटर्न में हम इसके पीई को स्टडी करते हैं, सो 2015 के अराउंड जब इसने एक अच्छा कुछ रैली दिया था, तब ये स्टॉक 2022 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। एंड तब से एक देखा जाए तो रिलेटिवली एक गुड काइंड ऑफ प्रॉफिट तो हो ही रहे थे, बट देन रिसेंटली पिछले कुछ 5 सालों में ये शेयर का जो पीई है, ये 22 से श्रिंक होकर के 9 के पीई पे आ गया था। एंड यहाँ पे ये जो पीई का श्रिंकेज हुआ है, ये देखो आप, यहाँ पे इनके जो ईपीएस है ये काफी ड्रास्टिकली कम हुए हैं। 48 का ईपीएस, 38 का ईपीएस, अभी 38 का ईपीएस से अभी 24 का ईपीएस हो गया है। एंड अब जाकर के जो इसका पीई है काफी शूट करके 26 पे आया है। यानी कि एक्चुअल में अगर हम इसके पीई को कंसीडर करना चाहें तो हमें इसका पीई 26 जो है ये इन्फ्लेटेड पीई है ऑलरेडी,
क्योंकि अगर आप इसका मैक्स पीई देखोगे तो इसका मीडियन पीई खुद 15 हुआ करता था। सो देखने में ये लगता है कि 26 का पीई काफ़ी कम है, बट ये एक इन्फ्लेटेड पीई है अभी इस समय के मुकाबले। अब अगर हम इसके रीसेंट क्वार्टर को स्टडी करें, सो देखिए सेल्स तो ये कंपनी रेगुलरली कर रही है एंड उसी हिसाब से इसके एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत कम हो गया है, 0% के अराउंड। ठीक है, अब इसकी वजह से जो कि इसका अभी जो नेट रेवेन्यू आया है वो ऑलमोस्ट 330 करोड़ आया है, जो कि पहले एटलीस्ट 1000 करोड़ के करीब होता था, 1200 के करीब होता था। ठीक है, इसकी वजह से इसका ईपीएस ड्रास्टिकली कम हो गया। पहले इसका 48 और 34 का ईपीएस होता था, अब वो 11 का हो गया। सो आपको यहाँ पे काफी श्रिंक दिख रहा है ईपीएस में, और सेम चीज जो है वो आपके शेयर के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि जो शेयर का प्राइस पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट अभी फरवरी 23 में जो इसका प्राइस था, अभी ऑलमोस्ट एक साल से थोड़ा ज्यादा में ये शेयर ऊपर से नीचे 70% कट चुका है। और ये पूरा रीजन रहा है क्योंकि ये इनके ईपीएस इनके श्रिंक हो रहे हैं। लेकिन अब हम इसको अगर एक साल के बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली 70% डाउन हो चुका है। बट अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी हिंट दे रहा है पिछले 3 महीने से। ठीक है, जून के महीने में इसने अपना प्रॉफिट रेगुलर किया था, पिछले साल के जून के महीने में इसने अपना रेगुलर प्रॉफिट किया था 309, जो ये यूजली करता था। बट देन सितंबर के क्वार्टर में इसने 45 किया था। ये यहीं पे एक वार्निंग आ गई थी कि ये शेयर में कुछ डेंट आ रहा है। ठीक है, यही वो टाइम था जब हमको स्टडी करना चाहिए था कि आगे जाके किस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर हमने इसको सितंबर के टाइम पे काफी डीपली स्टडी किया होता, ठीक है, सितंबर 23 में स्टॉक का प्राइस 500 के अराउंड था, जो कि वहां से भी ये कट के आधा हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ठीक है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले ऑलमोस्ट एक साल से एज इट इज ही है, ज्यादा कुछ नहीं बदला है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टर हैं वो अभी भी कंपनी में उतने ही कॉन्फिडेंट है जितना वो एक साल पहले थे। सो ये एक काफी अच्छी बात है। अब अगर हम इसका ट्रेंड लाइन में जाके इसके फोरकास्ट को स्टडी करने की कोशिश करें, सो आप देखोगे कि रेवेन्यू फोरकास्ट में ऑलरेडी ये फोरकास्टेड था कि मार्च 24 में इसके रेवेन्यू 23 के रेवेन्यू से काफी कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट आधे हो जाएंगे। अब देखिए एक्चुअल रेवेन्यू ब्लू कलर में 3,39,000 रेवेन्यू था लास्ट मार्च में, जो कि अभी हो गया है 2 लाख। सो ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्टेड था, एंड इसी रेवेन्यू ही जब कम हुआ है तो पूरा बिजनेस में डाउन आया है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो अब रेवेन्यू यहां से इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। अभी 2 लाख का रेवेन्यू बढ़ के हो जाएगा 2,44,000। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 2 साल में 2,80,000। सो रेवेन्यू में अब आगे जाके इंक्रीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी यहां पे दिख रही है। सो जब रेवेन्यू इसका 2,44,000 होगा, सो आप देखिए इसका 2,44,000 मार्च 22 में रेवेन्यू हुआ करता था, एंड उस समय जो इसकी श्रिंक्ड प्रॉफिट थी 0 पॉइंट समथिंग की जो भी रही होगी, तब भी इसने 1,000 करोड़ के प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, सो अभी अगर आगे जाके एक साल में अगर ये फिर से वापस से 2.5 लाख के करीब 2,44,000 का अगर ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं अगले एक साल में, तो उसका भी मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट इनका जो रेवेन्यू है अभी 300 करोड़ से 1,000 करोड़ तक जा सकता है। वैसे भी काफी श्रिंक्ड मार्जिन इसके चल रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर इसके रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, ठीक है, सो डेफिनेटली इसका जो ईपीएस है वो भी ग्रो करेगा और प्राइस भी ग्रो करेगा। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या है, मार्च के रिजल्ट के बाद अभी जून का रिजल्ट, सितंबर का रिजल्ट, जून और सितंबर के रिजल्ट में अभी जो ये ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का ये रेवेन्यू सेल कर रहा है, सो इसको अगले साल मार्च 2025 में 2,40,000 और 2,50,000 का रेवेन्यू करना है। यानी कि हर क्वार्टर में इसको कुछ मिनिमम नहीं भी तो 80,000 के करीब का सेल करना है। सो अब अगर अगले क्वार्टर में ये 80,000 90,000 का हर क्वार्टर में अगर सेल आता है, विच मीन्स दैट फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है ना, एंड ईपीएस जो फिर उस हिसाब से ग्रोथ करेगा, सो ईपीएस आराम से यहाँ पे 300 का जो प्रॉफिट है अगर वो ग्रो करके 1000 होता है, जो कि मार्च 22 में भी था, सो यहाँ पे 3x का ईपीएस आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। सो 3x का एक्सपेक्टेशन अगर ईपीएस में होता है, और प्राइस जो कि अभी पी 26 का चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि 26 का पी हाई है, 15 का पी इसका एक मीडियन पी होना चाहिए, देन अगर इस तरह के सेल्स और प्रॉफिट रिपोर्ट होंगे तो यहाँ से एक रिटर्न ट्रेंड बन सकता है। ठीक है, लेकिन क्या वो 900 तक बनेगा, वो बहुत कम चांसेस है, बिकॉज 900 तक के जाने के लिए इसको कम से कम और ज्यादा सेल और ज्यादा ईपीएस ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। सेम चीज मेरे को सिंपली वॉल स्ट्रीट के वेबसाइट पे भी मिल रही है कि 24 में जो इनके सेल्स अर्निंग रही है वो 25 में बढ़ेगी 20-30% से, एंड देन 26 में भी वो आगे जाकर के इंक्रीज होगी। सो ये कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, यहाँ से शेयर जो है वो रिकवर कर सकता है। और यहीं पे अगर हम इसको टेक्निकली भी स्टडी करें, सो यहाँ पे अब इसका जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ये काफी टाइम से आया हुआ है, और अभी RSI 34 के अराउंड हो गया है, विच इज नाउ गोइंग टू बी ए ओवरसोल्ड टेरिटरी। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये तो इसका जो बेस बनता है ये ऑलमोस्ट बनता है इसका बेस 210 के अराउंड। सो यहाँ से भी ये थोड़ा सा डाउनफॉल तो एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ एक पुल बैक रैली मिलेगी यहाँ पे, लेकिन आपको काफी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज जिस हिसाब से इसमें इंटेंसिटी से फॉल आया है ये इतने जल्दी रिकवर नहीं करेगा। जैसा कि आपने बोला आपका 10% का आपका पोर्टफोलियो इस राजेश एक्सपोर्ट में इन्वेस्टेड है। सो अगर देखा जाए तो इसका स्मॉल कैप है और उसमें 10% एलोकेशन इज रियली रिस्की, एंड बट अभी अगर आपने कर रखा है तो देखिए स्टॉक तो अभी उस पैटर्न के हिसाब से उतना नेगेटिव नहीं है, रिकवर करेगा। अगर आपका प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा हाई का है
सो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है इतना उतना हाई रिकवर करना, बट अगर इसको कम से कम 2 से 3 साल का टाइम हॉरिजन के साथ ये 450 का प्राइस वापस से रीगेन कर सकता है, एंड देन उसके बाद वापस से और उसको टाइम लगेगा, और साथ ही साथ फंडामेंटल बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। सो ये राजेश एक्सपोर्ट थोड़ा सा कंसर्निंग तो है, बिकॉज इसका जो आई वुड से जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है, आरओसी, आरओई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये कोर बिजनेस फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, और जब ये इतने वीक हैं और ये कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज ये इस तरह की इंडस्ट्री है जहां पे इनके कभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। सो इसलिए ये हमेशा चैलेंजिंग हो जाएगा कि जब जब सेल्स में इंपैक्ट आएगा, पूरा का पूरा बिजनेस में इंपैक्ट आएगा। और ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये अपने गोल्ड को बाहर बेचती है, ग्लोबल एक्सपोर्ट करती है, सो ग्लोबल एक्सपोर्ट में डिमांड आनी चाहिए। सो आई थिंक राजेश एक्सपोर्ट को समझने के लिए आपको ग्लोबल गोल्ड मार्केट को समझना पड़ेगा, और वहां पे कैसे डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन बनता है वो आपको समझना पड़ेगा। एंड क्वार्टरली रिजल्ट तो डेफिनेटली अभी काफी नेगेटिव आए हुए हैं, और आगे के भी 1-2 क्वार्टर में ही रिकवरी आनी चाहिए। अगर 1-2 क्वार्टर में रिकवरी नहीं आती है तो ये शेयर काफी अंडर परफॉर्म करेगा। अभी तक के इसने तो कोई सपोर्ट लाइन नहीं बनाया है, लेकिन अगर इसने अपने आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, थोड़ा सा और ज्यादा डेंट दिया, तो प्रॉब्लम है कि ये ना और नीचे डाउनफॉल होकर के ऑलमोस्ट फिर इसका बेस 73 के अराउंड बनता है। तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग कंपनी है अभी के लिए, बट इसका जो बिजनेस मॉडल है और इसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको समझना चाहिए, आपको ये स्टडी करना चाहिए कि गोल्ड ग्लोबल मार्केट में कैसा है और उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। बिकॉज ये रिटेल बिजनेस से उतनी ज्वेलरी नहीं बनाता जितना ये बुलियन यानी कि वो बार्स बना करके एक्सपोर्ट करके बनाता है, ठीक है ना। सो हमको वो समझना पड़ेगा कि बार्स कौन खरीद रहा है, बेच रहा है, ना कि ये कि छोटी ज्वेलरी कौन खरीद रहा है, बेच रहा है। सो दैट्स वाई ये राजेश एक्सपोर्ट चैलेंजिंग रहेगा, और आने वाले टाइम में भी काफी चैलेंजिंग लगता है। बट देख के तो इतना समझ में आता है कि इसने अपना बॉटम ऑलमोस्ट नियर अबाउट बना लिया है, यहाँ से इसकी रिकवरी होगी, स्पीड में तो नहीं होगी बट काफी टाइम लग सकता है। सो आज के लिए राजेश एक्सपोर्ट में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।